Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about third chapter of income tax जिसका नेम है बेसिस ऑफ चार्ज एंड इस वीडियो में रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल देखेंगे। इसमें हमने डिस्कस करना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है और वेरियस पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है और इंडिविजुअल का अलग से हमने समझना है। सबसे पहले देखो रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है। तो अंडर सेक्शन 6 ऑफ एक्ट जो पर्सन है वो डिवाइड किए जाते हैं 3 कैटेगरीज में अंडर सेक्शन 6। फर्स्ट कैटेगरी है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सेकंड कैटेगरी है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, थर्ड कैटेगरी है नॉन रेजिडेंट। अंडर इनकम टैक्स एक्ट जो रेजिडेंशियल स्टेटस है ये कभी भी रिलेट नहीं करता कि आप कौन सी नेशनलिटी या फिर डोमिसाइल से रिलेट कर रहे हो। एक जो इंडियन पर्सन है वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है फॉर इनकम टैक्स पर्पस के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई बाहरली कंट्री में रह रहा है या फिर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है तो वो रेजिडेंट हो सकता है इंडिया का भी, वो जस्ट घूमने गया हो या जॉब करने गया हो वो पर्पस के लिए कि उसने इनकम टैक्स पे करना है। तो यहाँ पे जो रेजिडेंशियल स्टेटस है पर्सन का वो डिपेंड करता है कि आपके टेरिटोरियल कनेक्शंस कैसे हैं विद कंट्री, कि आप कितने दिन उस कंट्री में स्टे कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिडेंशियल स्टेटस इन अ प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कैलकुलेट करना, बट यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपका एक प्रीवियस ईयर में वो बंदा रेजिडेंट है और दूसरे प्रीवियस ईयर में आप वो बंदा नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए इज़ अ रेजिडेंट इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2021-22, तो वो ही बंदा नॉन रेजिडेंट बन गया नेक्स्ट ईयर, तो ये भी केस आएगा इन रेजिडेंशियल स्टेटस में। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटी ऑफ असेसी। इसमें ये बताया गया है कि जो असेसी है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो शो करे रेलेवेंट फैक्ट्स, एविडेंस एंड मटेरियल, ताकि जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उसकी जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसे इजीली डिटरमाइन कर सकें। थर्ड पॉइंट है ड्यूअल रेजिडेंशियल स्टेटस इज़ पॉसिबल। मीन्स जो एक पर्सन है वो रेजिडेंट हो सकता है एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो भी प्रीवियस रेलेवेंट ईयर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक्स है वो रेजिडेंट है इंडिया में और उसका प्रीवियस ईयर चल रहा है 2021-22 एंड वो रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है इंग्लैंड का सेम प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो इनकी जो सिचुएशंस हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस इन countries under consideration and the different set of rules having laid down for consideration of residential status. उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेम रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर ऑल सोर्स ऑफ इनकम। अगर एक पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है एंड उसके पास एक सोर्स ऑफ इनकम का राइट है, ठीक है, तो उसके पास ये माना जाएगा कि सारी इनकम्स का राइट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। अब हमें पता है कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ये फॉलोइंग पर्सन्स लिखे हैं ये पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड होती हैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। लाइक हमने इंडिविजुअल का पढ़ा, HUF का पढ़ा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटीज़ या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब पढ़ते हैं कि यहाँ पे इनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। फर्स्ट है इंडिविजुअल, इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए, लाइक स्टे इन इंडिया। अगर HUF की बात करें कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स प्लस स्टे इन इंडिया ऑफ कर्ता, ठीक है, कर्ता मीन्स जो उसे मैनेज कर रहा है। और उसके बाद फर्म की बात करें वो भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया। बाकी बस कंपनी में चेंजेस हैं कि उसकी जो प्लेस है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट की या प्लेस है इनकॉर्पोरेशन की वो इंडिया में होनी चाहिए। अदरवाइज जो बाकी पर्सन्स हैं जो इंक्लूड हो रहे हैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में, उनका जो कंट्रोल है और मैनेजमेंट है वो इंडिया में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। मीन्स अब जो इंडिविजुअल है और जो AOP BOIs हैं इनको कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे। अगर बात करें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर इंडिविजुअल तो वो रेजिडेंट होती है, नॉन रेजिडेंट होती है। ये याद रखना क्योंकि बार बार ये आगे काम आने वाला है। नेक्स्ट है कि फर्म, कंपनी, AOI, BOI, लोकल अथॉरिटीज़ या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये
रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट होते हैं और इसके फर्दर टाइप्स नहीं होते हैं। अगर इंडिविजुअल और HUF की बात करें, उसमें रेजिडेंट में 2 टाइप्स आते हैं, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है, दोबारा याद कर लो, जो HUF है या इंडिविजुअल है उसमें ही एक्स्ट्रा टाइप्स हैं रेजिडेंट के अंडर, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी, बट उसमें नहीं है। ठीक है, जो बाकी सारे रह गए हैं सिर्फ इंडिविजुअल और HUF में टाइप्स आएंगी। ठीक है, फर्स्ट है, अगर रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड करें इंडिविजुअल का तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका सेक्शन याद कर लेना। अभी तक हमने 3 सेक्शंस पढ़े हैं। मेन सेक्शन था हमारा 6 सेक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसमें क्या क्या हमने ऑर्डिनरी या फिर नॉन ऑर्डिनरली या फिर नॉन रेजिडेंट के बेस पे हमने इनकी रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड करनी है। सेकंड सेक्शन पढ़ा पर्सन का, 2 सब सेक्शन 31, एंड उसके बाद ये थर्ड सेक्शन है जो 6 सब सेक्शन है, जिसमें नॉर्मली हमारा मैच हो गया जो फर्स्ट में हमने बात करी थी। एंड रेजिडेंशियल स्टेटस आ गया हमारा सेक्शन 6 में इंडिविजुअल का। उसमें हमने 2 टाइप्स रखी थी, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट का सेक्शन है 6 सब सेक्शन 1 और A। ठीक है, साथ में A लगाया इन्होंने। उसके बाद नॉन रेजिडेंट का सेक्शन है 2 सब सेक्शन 30, 2 सब सेक्शन 30। अब यहाँ पे हमने बात करी थी इंडिविजुअल और HUF को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है रेजिडेंट के बेस पे, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इसका 1A 1B, ठीक है, उसका ही पार्ट है ये। A और B मीन्स रेजिडेंट का पार्ट, राइट। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जो रेजिडेंट है, हमने जैसे कहा अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 और A में है, तो इसके 2 बेसिक कंडीशंस होती हैं, राइट। ये कौन सा पढ़ रहे हैं हम, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर वो इंडिया में है ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग इन ऑल टू 182 days और मोर, मीन्स अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A में ये बताया गया है कि अगर वो पर्सन जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर उसका चल रहा है उसके दौरान वो इंडिया में है और उसने 182 डेज़ का स्टे ले लिया है और मोर, तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। वन मोर थिंग कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, यानी कि जिस ईयर में आपकी इनकम अर्न हुई है उसे हम रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कहते हैं। एंड जिस ईयर में आपकी असेसमेंट हो रही है इस चीज़ की, इनकम की, तो उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी सैलरी अर्न हो रही है 1 अप्रैल 2017 और 31 मार्च 2018 के बीच में, तो आपका जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हुआ 2017 और 18 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशंस दी हुई हैं, जिनमें से आपकी कोई एक कंडीशन फुलफ़िल होती है तो उससे हम रेजिडेंट मानेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी कि जो पर्सन है उसे 60 डेज़ रहना होगा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में, और 365 डेज़ या मोर डेज़ होने चाहिए उसके लास्ट 4 ईयर्स में टोटल। ठीक है, और उसके बाद ये बताया गया है कि अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है तो वो रेजिडेंट होगा, अदरवाइज़ अगर दोनों ही कंडीशंस नहीं होती हैं फुलफ़िल तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। मतलब कि एक कंडीशन होनी ज़रूरी है कोई भी। तो हमने रेजिडेंट का पढ़ लिया। अब हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है, जैसे हमने टाइप्स पढ़ी थी। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट का सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 एंड 6 सब सेक्शन 6A एंड B। ओके, जैसे हमने रेजिडेंट के केस में पढ़ा था कि हमें 2 कंडीशंस दी गई हैं, उनमें से हमने कोई एक कंडीशन फुलफ़िल करनी है तो हम रेजिडेंट कहलाएंगे। बट इसमें क्या है, अगर हमने ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाना है तो हमें दोनों ही कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। वो कौन सी कंडीशंस हैं? सो फर्स्ट कंडीशन ये है कि 10 प्रीवियस ईयर में से एनी 2 प्रीवियस ईयर उसने इंडिया में स्टे किया हो। सेकेंड कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 730 डेज़ उसका स्टे इंडिया में हो बिटवीन 7 प्रीवियस ईयर में। ठीक है, एंड जब भी यहाँ पे कोई कैलकुलेशन होगी नंबर ऑफ़ डेज़ की, उस केस में आप डे ऑफ डिपार्चर्स को एक्सक्लूड करोगे। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बाद हमारा सेकंड पॉइंट है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6A B C D, राइट। इसमें फर्स्ट कंडीशन है कि वो 10 प्रीवियस ईयर में से एनी 9 प्रीवियस ईयर में वो नॉन रेजिडेंट रहा हो। सेकंड कंडीशन ये है कि वो इंडिया में ओनली 729 डेज़ या फिर उससे कम का
उसका स्टे हो इंडिया में लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में, राइट। ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में ये बताया गया है कि उसकी जो टोटल इनकम है वो 15 लाख से अबव होनी चाहिए, ठीक है। या फिर उसका जो स्टे है वो 120 डेज़ और 182 डेज़ के बिटवीन में होना चाहिए। लास्ट कंडीशन है कि उसे माना गया है एज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट अंडर क्लॉज 1A। नेक्स्ट है, या तो वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए ही एंड शी, या फिर उसकी जो टोटल इनकम है वो एक्सीड करनी चाहिए 15 लाख से, और ही और शी इज़ नॉट लायबल टू पे इनकम टैक्स इन एनी कंट्री। तो वो लायबल नहीं होना चाहिए जिसे हम नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट मान रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हमने किया था रेजिडेंट, फिर हमने ऑर्डिनरी देखा, फिर हमने रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट देखा। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट में हमारी 2 कंडीशंस आती थी। फर्स्ट कंडीशन थी कि लास्ट रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसका जो स्टे है 182 डेज़ तक होना चाहिए या फिर ज़्यादा होना चाहिए उससे, तो ही उसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। अदरवाइज सेकंड कंडीशन ये है कि उसका जो स्टे है वो 60 डेज़ का होना चाहिए ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, एंड 365 डेज़ या ज़्यादा का जो स्टे है वो 4 प्रीवियस ईयर में उसका होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से एटलीस्ट अगर एक कंडीशन फुलफ़िल होती है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। अगर हमने चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो फर्दर 2 कंडीशंस और हमने पढ़ी थी कि उसने 10 प्रीवियस ईयर में से 2 इयर्स का स्टे लेना है इंडिया में। और सेकंड कंडीशन कौन सी थी ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, कि वो 730 डेज़ इंडिया में रहा हो या फिर 730 डेज़ से ज़्यादा ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सो तभी हम उसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे। यानी कि सबसे पहले 2 कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए रेजिडेंट की, उसके बाद देखेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। सो ऐसे ही रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट में सबसे पहले हमने सेम कंडीशंस देखनी है रेजिडेंट वाली, 182 डेज़ वाली और 365 और 60 डेज़ वाली। अगर ये इनमें से एक फुलफ़िल होती है तो ही हमने 2 कंडीशंस देखनी है जिनमें से दोनों ही फुलफ़िल होनी चाहिए। सो इसकी फर्स्ट कंडीशन है ए, वॉज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया इन 9 और 10 प्रीवियस ईयर्स आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। जैसे हमने पहले डिस्कस करा, ये जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, 10 ईयर जो प्रीवियस होंगे उनमें से 10 या 9 ईयर वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है कंडीशन बी कंडीशन, वो इंडिया में रहा हो बट वो 730 डेज़ के ज़्यादा ना रहा हो, उससे कम रह सकता है ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर्स, ठीक है। सी कंडीशन में ये डिस्कस किया था कि जो उसकी इनकम है वो 15 लाख से अबव होनी चाहिए और 120 डेज़ और 182 डेज़ के बीच में उसका स्टे होना चाहिए। लास्ट कंडीशन थी क्लॉज 1A में उस रेजिडेंट माना गया हो। सो यहाँ तक हमने पढ़ा रेजिडेंट क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट क्या होता है। उसमें हमने ऑर्डिनरी रेजिडेंट में सेटिस्फाई करी 2 कंडीशन, जिनमें से एक कंडीशन आपकी फुलफ़िल होनी चाहिए थी अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में, और सेटिस्फाई होनी चाहिए थी एडिशनल जो हमने 730 डेज़ वाली पढ़ी, और एक और पढ़ी थी जो ईयर्स वाली थी जिसमें 10 ईयर्स आपके होंगे, उसमें से 2 ईयर्स आपका स्टे होना चाहिए। ऐसे ही हमने नॉट ऑर्डिनरी वाली पढ़ी जिसमें एक कंडीशन आपकी फुलफ़िल होनी चाहिए रेजिडेंट वाली। एंड उसके बाद हमने 6 सबसेक्शन 6A to C तक हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी। फर्स्ट कंडीशन थी आपकी आप नॉन रेजिडेंट हो 9 ईयर्स या 10 ईयर्स तक। सेकंड कंडीशन थी कि आपका जो स्टे है 730 डेज से कम है। थर्ड कंडीशन थी कि आपकी टोटल इनकम कितनी है और आपका स्टे कितना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन रेजिडेंट का, ठीक है। तो इसका सेक्शन याद कर लेना, सेक्शन 2 सब सेक्शन 30, सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो 2 कंडीशंस फुलफ़िल नहीं करता अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A और B, उसे हम नॉन रेजिडेंट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट कंडीशन थी हमारी 182 डेज़ का स्टे होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन थी कि आपका जो इंडिया में स्टे है वो 60 डेज़ का होना चाहिए या फिर 365 डेज़ का स्टे हो या फिर इससे ज़्यादा
फॉर लास्ट प्रीवियस 4 years। सो इस वीडियो में हमने करा रेजिडेंट, नॉट रेजिडेंट एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। So thank you so much for watching. Do subscribe, share